हेलो बच्चों, मैं ममता जैन व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र का चौथा चैप्टर अपना चल रहा है। इसकी अपन ने 2 वीडियो पहले देखी है, जिसमें अपन ने मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं और उसकी विभिन्न श्रेणियों को पढ़ लिया है। तो बच्चों, आज अपन क्या पढ़ेंगे? मांग की कीमत लोच ज्ञात करने की विधियाँ। तो इसकी कितनी विधियाँ हैं? मांग की कीमत लोच ज्ञात करने की 3 विधियाँ हैं। अनुपातिक या प्रतिशत विधि, बिंदु विधि या ज्यामिति विधि और कुल व्यय विधि। ठीक है, पहले तो तीनों विधियों के नाम देख लिए। पहली विधि क्या है? अनुपातिक या प्रतिशत विधि। दूसरी विधि बिंदु या ज्यामिति विधि और तीसरी है कुल व्यय विधि। अब मैं एक एक को विस्तार से समझाऊंगी। सबसे पहले अपनी विधि आएगी अनुपातिक या प्रतिशत विधि। तो बच्चों, अपन ने इसके पहले वाली वीडियो के अंदर और सबसे पहली वीडियो में भी देखा था कि मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं, वही अनुपातिक या प्रतिशत विधि है। देखिए, मांग की कीमत लोच को अपन ने किससे लिखा था? ईडी का सूत्र लिखा था, मांग की मात्रा में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। मांग की मात्रा में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन अपन कीमत में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन, इसे क्या कहते हैं अपन? ईडी अर्थात मांग की कीमत लोच। ये हमने पहले दिन ही देख लिया था और जब इसकी अपने श्रेणियां देखी उस वक्त भी अपने इसकी बार बार बात की है। वही चीज और एक बार वापस आ रही है, क्योंकि इसकी विधियों के अंदर भी पहली विधि यही है। तो इसका जो सूत्र है उसको अपने डिराइव भी किया था। एक बार फिर मैं इस विधि के अंदर आपको उसको डिराइव करना बता देती हूँ कि अनुपातिक या प्रतिशत विधि के अंदर अपन ईडी कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैंने लिखा था मांग की मात्रा में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। तो पहले तो ये देख लो कि मांग की मात्रा में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन कैसे देखेंगे। तो इसके लिए डेल्टा क्यू अपन क्यू अर्थात क्यू में परिवर्तन अपन प्रारंभिक क्यू इंटू 100। आपको पता है ना, अपन ने मैथ पढ़ी है कि किसी भी चीज को परसेंट निकालना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मांग की मात्रा में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो मांग में परिवर्तन अर्थात मांग मात्रा में परिवर्तन क्वांटिटी में अपॉन प्रारंभिक मात्रा इंटू 100। और इसी प्रकार अपन को कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो कीमत में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक कीमत इंटू 100। ऐसा समझ में, इसको अपन साथ में लिख लेते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। और जब ये चीज उल्टी होगी तो पी ऊपर चला जाएगा, डेल्टा पी इंटू 100 नीचे चला जाएगा। 100 से 100 कट गया तो अपना फाइनल आंसर क्या आ गया? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। इसके बेस्ड अपन ने कई सारे न्यूमेरिकल भी कर लिए सेकेंड वीडियो के अंदर। तो यही है मांग की कीमत लोच निकालने की अनुपातिक या प्रतिशत विधि। और इसका सूत्र हो गया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। और इसी के बेस्ड मैंने आपको 4-5 न्यूमेरिकल भी करवाए थे। एक और न्यूमेरिकल अपन कर लेते हैं। एक सवाल देख लीजिए, कीमत ले लो, इधर क्वांटिटी ले लो। मानो एक वस्तु की कीमत 20 रुपये थी तो अपन इसकी 5 इकाई खरीदते थे। अब कीमत कम होकर के 10 रुपये हो गई है तो क्वांटिटी अपनी बढ़ गई है ना। अपना मांग का नियम क्या है कि जब कीमत कम होती है तो मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो अपन देख रहे हैं कि वस्तु जब 20 रुपये मिल रही थी तो अपन उसकी 5 इकाई खरीद रहे थे, लेकिन जब वस्तु 10 रुपये मिल रही है तो अपन ने इसकी इकाई बढ़ा दी और 10 रुपये कर दिया है। तो इसके ऊपर अपन ईडी कैसे फाइंड करेंगे? डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी इंटू पी अपन क्यू। तो डेल्टा क्यू कितना हो गया? क्यू में क्या चेंज है? 5 से 10 तो -5। अच्छा बच्चों, मैंने बार बार आपको कहा है कि यहाँ पर जो मांग की कीमत लोच नेगेटिव ही आती है, ऋणात्मक ही होती है, इसलिए कहीं पर भी माइनस लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अंडरस्टूड है ये। तो डेल्टा क्यू आ गया 5 और डेल्टा पी कितना आ गया? 20 और 10 का चेंज आ गया। प्रारंभिक कीमत कितनी थी? 20 रुपये और प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? 5। इसको काट दीजिए जो कट रहा है, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, तो क्या आ गया? 2। अर्थात मांग की कीमत लोच कितनी आ गई? 2। तो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था? जब मांग की कीमत लोच 1 से कम आए तो अपन क्या कहेंगे? बेलोच है इसकी मांग। लेकिन 1 से अधिक आती है तो इसको कहेंगे लोचदार मांगे। कैसी मांगे? लोचदार। अर्थात कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ अपना आंसर 2 आया है। अर्थात इसके अंदर मांग की लोच
एक से अधिक है अर्थात लोचदार मांग वक्र है। आया बच्चों समझ में? अब अपन दूसरी विधि देखते हैं। दूसरी विधि अपनी कौन सी है? बिंदु विधि या ज्यामिति विधि। ज्यामिति विधि मीन्स नाम से ही क्लियर है कि अपन इसको ग्राफ के द्वारा देखेंगे। और पहले इसका सूत्र देख लीजिए। इसमें ईडी सूत्र ईडी ज्ञात करने का सूत्र है वक्र का निचला भाग अपॉन वक्र का ऊपरी भाग या ऊपरी हिस्सा। अब देखिए इसके लिए अपन एक ग्राफ बना देते हैं। 0 x अक्ष y अक्ष, हमेशा कीमत को अपन y अक्ष पे ले रहे, मांग मात्रा को x अक्ष पे ले रहे। अब अपन को एक मांग वक्र बना दीजिए आप यहाँ पर। अपना ये BD मांग वक्र है और इसको एक तो बीच में पॉइंट बना दीजिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अपन को 5 श्रेणियां यहाँ पर करनी है, 1 2 3 4 5। अब मांग की लोच की जो 5 श्रेणियां हैं, प्रथम फर्स्ट था यहाँ पर A बिंदु, ये B ले लो, ये C D और E। यहाँ पर थोड़ा सा और मैं इसको हटा देती हूँ ताकि आपको और क्लियर अच्छे से दिखेगा। ये अपना A पॉइंट हो गया। अब A के ऊपर ED है अनंत, B पर है ED ग्रेटर देन 1, C जो बीचों बीच है इक्वल टू 1, यहाँ पर ED लेस देन 1 और यहाँ पर वापस अपनी आ जाएगी ED इज इक्वल टू 0। अब कैसे इसको अपन देखते हैं। अभी मैंने तुमको बताया था कि बिंदु या ज्यामिति विधि के अंदर मांग की लोच का क्या सूत्र है? ED इज इक्वल टू मांग वक्र का निचला भाग बटे में मांग वक्र का ऊपरी भाग। तो अपन देखते हैं कि यदि हमको A बिंदु के ऊपर अपन को ED निकालना है, ED काय पे निकालना है? A बिंदु पर। तो मांग वक्र का निचला भाग क्या हो गया? A और ऊपरी भाग 0, कुछ है ही नहीं। और निचला भाग को पहले लिखेंगे तो निचला भाग तो है A और ऊपरी भाग क्या है अपना? कुछ है ही नहीं, 0। तो जब भी अपने देखा है किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाते तो आंसर क्या आता है बच्चों? अनंत आता है। तो इसकी मांग की लोच क्या हो गई? अनंत हो गई। ठीक है। अब B बिंदु के ऊपर कीमत की लोच क्या आएगी? मांग वक्र का ऊपरी भाग, मांग वक्र का निचला भाग क्या है? BE और ऊपरी भाग क्या हो गया? AB। तो ऊपरी भाग क्या है? BE दिख रहा है ज्यादा है और AB छोटा है। तो जब किसी बड़े वाली भाग के अंदर हम छोटे भाग का ऊपर की संख्या बड़ी होती है और बच्चों नीचे की संख्या छोटी होती है तो आंसर क्या आता है? 1 से अधिक, मतलब बड़ा ही आता है। तो यहाँ पर ED अपना हो गया ग्रेटर देन 1। अब C बिंदु का आप देख लीजिए, AC और CE का डिस्टेंस इक्वल है तो ED C बिंदु पर क्या होगा? CE निचला भाग अपॉन AC, क्योंकि ये दोनों भाग बराबर है तो ये हो गया मांग की लोच हो गई 1 के बराबर। अब हम और D पर आ गए। D बिंदु के ऊपर अपना क्या होगा मांग की लोच? निचला भाग DE और ये भाग ऊपर वाला भाग आ गया AD। तो निचला भाग बड़ा है और निचला भाग छोटा, ये वाला भाग छोटी संख्या के अंदर जब हम बड़ी संख्या का भाग लगाएंगे तो आंसर हमारा 0 पॉइंट के अंदर ही आएगा, अर्थात मांग की लोच 1 से कम आएगी। तो बच्चों ज्यामिति विधि से हम मांग वक्र के किसी भी बिंदु के ऊपर मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए इस विधि को क्या कहते हैं? बिंदु विधि या ज्यामिति विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ग्राफ भी होता है और किसी भी बिंदु के ऊपर अपन मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। आया बच्चों समझ में? अब देखिए तीसरी विधि क्या है अपनी? कुल व्यय विधि। नाम से पता है कुल व्यय मीन्स खर्च, अर्थात कीमत में परिवर्तन होने से उपभोक्ता के व्यय या खर्च में जो परिवर्तन होता है उसके आधार के ऊपर अपन मांग की कीमत लोच निकालते हैं कि यदि हमारा खर्चा अधिक हो रहा है, यदि कीमत कम हो गई तो हम अधिक चीज़ें खरीदेंगे तो हमारा व्यय या खर्च बढ़ जाएगा। तो कीमत कम होने पर यदि हमारा व्यय बढ़ता है तो मांग लोचदार है, लेकिन यदि कीमत कम होने पर हमारे व्यय के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हमारी मांग की लोच इकाई के बराबर है। लेकिन बच्चों यदि कीमत कम होने पर हमारा खर्च भी कम होता है तो समझ लीजिए कि मांग की लोच बेलोच है, कि कीमत कम होने का हमारे मांग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसको भी हम अपन देख लेते हैं किस तरह से। तो कुल व्यय विधि के लिए भी अपन देख लीजिए कि यहाँ पर ED होता है व्यय में परिवर्तन, यानी खर्च में परिवर्तन। किसकी वजह से? कीमत में परिवर्तन की वजह से। अब इसको अपन एक सारणी बना के मैं आपको इसको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कीमत
यहाँ पर मांग मात्रा और यहाँ लिख ली टोटल एक्सपेंडिचर, ई मतलब कुल व्यय। अब सपोज पहले कीमत 2 रुपया थी तो हम 20 इकाई खरीदते थे, तो हमारा खर्चा कितना हो गया, P इंटू क्यू, 2 इंटू 20, तो ये हो गया 40 रुपया हमारा खर्च था। अब मान लीजिए कीमत कम होकर के कितनी हो गई, 1 रुपये, लेकिन हम इकाई कितनी खरीदे, 60, तो हमारा खर्च कितना हो गया, 60 रुपये। अर्थात जब कीमत कम हुई तो हमारी मांग बढ़ गई और हमारा कुल व्यय भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो मांग की लोच 1 से अधिक हो गई, धनात्मक हो गई, और इसे लोचदार मांग कहेंगे। अब हम दूसरी कंडीशन देखें कि जब कीमत 2 थी तो हम 20 इकाइयाँ खरीद रहे थे, और जब कीमत 1 हो गई तो भी हमने 40 इकाई इसकी खरीद ली, तो 40 इंटू 1 हमारा खर्चा कितना हो गया, 40 रुपये। ठीक है, तो हमारा खर्च क्या हुआ, कोई चेंज आया क्या, नहीं आया, मतलब कीमत कम होने पर भी हमारा कुल व्यय तो वही रहा। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इकाई के बराबर लोच। एक और कंडीशन देख लेते हैं कि कीमत कम होने पर हमारे व्यय के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। सपोज हमने 30 इकाइयाँ खरीदी, जब कीमत 2 रुपये थी तो हमने 20 खरीदी, तो 40 रुपये खर्च था। अब हमने क्या करा, कीमत हमारी 1 रुपया हो गई, तो हम कितनी इकाई खरीद रहे हैं बच्चों, 30 इकाई, तो हमारा कुल खर्च कितना हो गया, 30 रुपया। तो क्या हो गया, कीमत जब कम हुई तो हमारा कुल खर्च भी क्या हो गया, कम हो गया। तो ऐसी मांग को कहेंगे बेलोच मांग, क्योंकि कीमत कम होने पर भी हमारा खर्च के अंदर कोई वृद्धि नहीं हुई बल्कि कमी हो गई, तो इसको कहते हैं बेलोच मांग। तो बच्चों आपने देखा ये 3 विधियां थी मांग की कीमत लोच ज्ञात करने की, अनुपातिक या प्रतिशत विधि, बिंदु या ज्यामिति विधि और कुल व्यय विधि। अब मैं आपको कुल व्यय विधि की कुछ सीमाएं हैं वो बताऊंगी। तो कुल व्यय विधि की आलोचना ये है कि इससे हमें ये तो पता चलता है कि मांग में लोच है, मांग की कीमत लोच है, लेकिन कुल व्यय विधि में हम ये नहीं पता लगा पाते हैं कि मांग की कीमत लोच कितनी है, ये इसकी आलोचना है। तो बच्चों मांग की कीमत लोच ज्ञात करने की आज अपन ने विधियाँ देख ली। मुझे आशा है कि आपको अच्छे समझ में होगी। यदि आपको इसमें कुछ भी ऐसा लगता है तो मेरी वीडियो को अच्छे से रिवाइंड कीजिए, और इसके बाद मैं इसके जो नोट्स के फ़ोटो अपलोड करती हूँ उसको आपकी कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आपके नोट्स भी तैयार होते रहेंगे, और इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। अगले वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि मांग की कीमत लोच को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। थैंक यू।